हेलो फ्रेंड्स, मैं राम विकास पांडे आपका विकास स्टडी योद्धा चैनल पर स्वागत करता हूं। आज मैं आपको विद्युत धारा के स्रोतों के बारे में बताऊंगा कि ये जो विद्युत धारा के स्रोत हैं ये किस तरह इनमें क्या क्या आते हैं और कैसे कार्य करते हैं। यह टॉपिक ये स्थिर विद्युत आवेश, विद्युत धारा एवं चुंबकत्व स्टार्ट किया हूँ, उसी का ही पार्ट है। तो आज मैं आपको पहले बताऊंगा कि विद्युत धारा के जो स्रोत हैं उसमें है पहला हमारा डायनमो अथवा जनरेटर। डायनमो अथवा जनरेटर देखिए आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि ये एक फिगर हम बनाए हैं डायनमो अथवा जनरेटर की। इसमें यही है कि यह डायनमो अथवा जनरेटर यह विद्युत ऊर्जा प्राप्त करने के लिए प्रयोग किया जाता है, जिससे हम विद्युत को प्राप्त कर सकते हैं। यह फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का सिद्धांत इस पर आधारित होता है। माइकल फैराडे एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने इस जनरेटर या डायनमो का खोज किया। ठीक है, अब इसके बारे में जानिए कि ये इसमें प्रत्यावर्ती धारा डायनमो वह देखिए क्या है, इसमें प्रत्यावर्ती धारा डायनमो वह युक्ति है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा प्रत्यावर्ती धारा में बदलते हैं। ठीक है, तो ये आपने देख लिया कि हर पॉइंट्स को ध्यान में रखिएगा। ठीक है भाई, तो इसमें क्या किया जाता है कि सर्वप्रथम ये देखिए यन और यस, देखिए यन है ना आपका, यन चुम्बक है और देखिए आपका यस चुम्बक है। यन और यस चुम्बक के मध्य एक नर्म लोहे की क्रोड के कुंडली बनाई जाती है। ठीक है, देखिए आपका कुंडली है ए बी सी और ये डी है। ठीक है, ये जो कुंडली है तो ये इसी आधार पे आपका विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। जान रहे भाई, तो ये इसी आधार पे काम करेगा। इसमें यही होता है कि इस कुंडली को जब घुमाया जाता है ना, इस कुंडली को जब घुमाया जाता है तो ये ऐसे होता है। इसमें देखिए आपका क्या क्या लगा रहता है, ये B1 और B2 जो लगे हुए हैं, B1 और B2 ये देखिए आपके देखिए ये कार्बन की पत्तियों से बने होते हैं। ठीक है, ये जो B1 और B2 लगे होते हैं ध्रुवब्रश हैं, ये कार्बन की पट्टियों से लगे होते हैं। और देखिए ये देखिए S1 S2 जो हैं, ये देखिए S1 और S2 हैं, ये धातु की दो समाक्षीय वलीय रिंग है। ठीक है, ये देखिए समाक्षीय वलीय रिंग है। ठीक है, और आप देख सकते हैं कि ABCD हमने बताया क्या, यह नर्म लोहे के क्रोड पर तांबे के पृथक्कृत तार की अनेक फेरे वाली कुंडलियां होती हैं। देखिए ABCD हमने बताया, ये देखिए ABCD ये नर्म लोहे की ये बनी होती है कुंडली। ठीक है, कई फेरों की ठीक है। उसके बाद देखिए इसमें क्या सिद्धांत है, देखिए डायनमो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। बंद कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में उसकी दिशा के लंबवत अक्ष के परितः घुमाया जाता है तो उस कुंडली से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है तथा कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, जिससे कुंडली में प्रेरित धारा बहने लगती है। देखिए ये बता रहा है कि जब कुंडली को घुमाया जाएगा तो कुंडली में जो विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। ये देखिए हम अगले फिगर में आपको बता रहे हैं थोड़ा। हाँ, तो ये आपका अगला फिगर है। देखिए अगले फिगर में किस तरीके से मैंने आपको दिखाया है। ये देखिए जब आर्मेचर को, देखिए ये आर्मेचर है ना, आर्मेचर है कुंडली, इसी को आर्मेचर है कुंडली के नाम से जानते हैं ABCD को। तो जब आर्मेचर को हम घुमाते हैं दक्षिणावर्त, देखिए दक्षिणावर्त घुमाने का मतलब ये क्लॉकवाइज जब घुमाते हैं उसको, ठीक है, तो क्लॉकवाइज जब घुमाया जाता है तो आर्मेचर से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में
जहाँ जब दक्षिणावर्त घुमाया जाता है तो आर्मेचर से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। ठीक है, क्या होता है? परिवर्तन होता है। जब आर्मेचर का तल चुंबकीय क्षेत्र के समांतर हो जाता है तो कुंडली में विद्युत वाहक बल होता है। ठीक है, मतलब देखिए, ये देखिए समांतर की कंडी देखिए, पहले जब शून्य रहेगा तब विद्युत वाहक बल देखिए क्या होगा, अभिलंबवत रहेगा। देखिए विद्युत वाहक बल शून्य रहेगा। देखिए हमें आपको फिगर में दिखाया है, आर्मेचर का तल जो है चुंबकीय क्षेत्र के जो है अभिलंबवत है इसमें, तो इसमें जो है विद्युत वाहक बल आपका क्या है, ईएमएफ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड इसको कहते हैं, यह शून्य हो जाता है। एन और एस का जो है अभिलंबवत है। अब देखिए जब दूसरे चरण में इसको जो है 90 डिग्री घुमाया जाता है, मतलब ये समांतर हो जाता है जो है एन और एस के। देखिए एन और एस के जो है, अब जब ये समांतर हो जाएगा 90 डिग्री घुमाने पर, तब जो है विद्युत वाहक बल आपका 90 डिग्री होने पर आपका विद्युत वाहक बल जो है अधिक हो जाएगा किसी एक दिशा में। ठीक है, ये देखिए, हाँ, जब 90 डिग्री घुमाने पर समांतर होने पर विद्युत वाहक बल किसी एक दिशा में अधिक हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में क्या करते हैं, देखिए फिर उसके बाद घुमाते हैं उसको, फिर देखिए कितने अंश का घूमेगा, 180 डिग्री घुमाने पर आर्मेचर की स्थिति देखिए कैसे हो जाएगी। फिर जो है आर्मेचर जो है वो 180 जब घुमाया जाएगा तब जो है विद्युत वाहक बल शून्य हो जाएगा, मतलब कम हो जाएगा। इस कंडीशन में देखिए ग्राफ कुछ इस टाइप में बनेगा। देखिए ध्यान से देखिएगा भाई, क्योंकि ये 3 डायमेंशन है, इसको हम ऐसे आपको बता नहीं सकते, इसलिए मैंने व्हाइट बोर्ड का यूज नहीं किया। आपको ऐसे फिगर के माध्यम से दर्शाना कुछ ज़्यादा बेटर रहेगा, जिससे आप अच्छे से समझ पाएंगे। तो आर्मेचर की स्थिति कुछ ऐसी हो जाएगी जिससे जो है विद्युत वाहक बल आपका शून्य हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए जब और ये इसको और घुमाया जाएगा, देखिए इसको जब और घुमाया जाएगा तो आर्मेचर जो है किस तरीके से घूम जाएगा, तब ये जो DC है, DCBA इस तरीके से घूमेगा। ठीक है, पहले ABC है, फिर देखिए अब हो जाएगा DCBA की जो है कंडीशन हो जाएगी। देखिए आपकी पहले ABCD की कंडीशन थी, फिर बाद में जो है फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम लगाया जाता है। इसमें देखिए भाई ये रूल है, फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम लगाया जाता है, तब ये जो है आपका ये दक्षिणावर्त घुमाने के लिए, तब इस कंडीशन में आपका जो है 270 डिग्री घूमेगा। 270 डिग्री जब घूमेगा तो ये जो आपका ये हो जाएगा, ये ABCD हो जाएगा DCBA। ठीक है, पहले तो धारा ऐसे बह रही थी, A से B की ओर और उसके बाद B से C की ओर, ऐसे धारा बह रही थी। लेकिन जब DCBA हो जाएगा तब धारा क्या बहेगी, देखिए इधर से B2 ब्रश से स्टार्ट होगी। देखिए आपका R जो है ये प्रतिरोध लगा हुआ है, B2 ब्रश से स्टार्ट होगी धारा, इधर देखिए यहाँ से पहुंचकर उसके बाद जो है आपका देखिए आपका B1 ब्रश तक जाएगी। ठीक है, हाँ, ये आपने देख लिया कि किस तरीके से यहाँ आ जाती है धारा। उसके बाद में फिर अगले चरण में जब घुमाते हैं तब विद्युत वाहक बल जो है हमारा, पहले 270 में आपका विद्युत वाहक बल अधिकतम हो जाएगा। उसके बाद जब अगले चरण में घुमाएंगे तो विद्युत धारा हमें सुचारू रूप से प्राप्त होती है। ठीक है, ये देखिए अगले चरण में घुमाने पर 370 डिग्री घूम जाए। 370 डिग्री घूमने का मतलब ये हुआ ABCD पुनः अपनी स्थिति में ABCD आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो है आपने देख लिया किस तरीके से जो है होता है। देखिए इसमें जो लिखा गया है कि चूंकि 1S का संबंध B1 से तथा S2 का संबंध B2 से, अतः बाह्य परिपथ में धारा B2 से B1 की ओर प्रवाहित होगी। ठीक है, आपने देखा कि इसमें जो दर्शाया गया है, हमने बताया क्या, ध्यान से थोड़ा आप समझिएगा। हमने कहा जब विद्युत वाहक बल, ये देखिए जब इसको अवलंबित करेंगे तो विद्युत वाहक बल आपका शून्य होगा। अब जब समांतर होगा विद्युत वाहक बल आपका अधिकतम होगा कुछ। ठीक है ना, मतलब 90 डिग्री जब हो जाएगा उससे चुंबक के, तो विद्युत वाहक बल अधिकतम हो जाएगा। एनालाइज थोड़ा करिए आप बात को। उसके बाद जब देखिए 180 डिग्री करेंगे तब विद्युत वाहक बल आपका
180 डिग्री करने पर फिर शून्य हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 270 डिग्री घुमाने पर इसको विद्युत वाहक मतलब ABCD आपका हो जाएगा DCBA। तो इस कंडीशन में ये होगा कि विद्युत वाहक बल आपका अधिकतम होगा। फिर जब आर्मेचर 360 डिग्री घूमेगा तब यह होगा कि जो आपका विद्युत वाहक बल है वह पूर्ण रूप से विद्युत धारा प्रवाहित करने में सुचारू रहेगी। मतलब यह है फाइनल आपने ये देखा कि इसमें जो है पहले शुरुआत में विद्युत वाहक बल शून्य होता है, फिर अधिक होता है, फिर शून्य होता है, फिर अधिक होता है। मतलब जो हमने आपको बताया था कि विद्युत वाहक मतलब जो धारा बहती है पहले अधिकतम होती है फिर कम होती है, यह कंडीशन यहाँ फॉलो हो रही। इसीलिए इसको हम प्रत्यावर्ती धारा वही धारा है जिसके मान में लगातार परिवर्तन होते रहे। तो ये हमें लगता है, उम्मीद है कि आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे। और इसका प्रयोग जो है ज़्यादातर किया जाता है विद्युत संयंत्रों में। इसका जो प्रयोग किया जाता है इसका प्रयोग विद्युत संयंत्र में यह कार्य जो है टरबाइन के पंखे में किया जाता है। ठीक है, जो जैसे टरबाइन में के पंखे में जो इसको लगा के उसके बाद पानी गिराया जाता है तो ये घूमता है ऑटोमेटिक। ठीक है, जब घूमेगा तो जो है आपका एन और एस चुंबकीय क्षेत्र में आपका एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा जिसके द्वारा विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा और हमें सुचारू रूप से विद्युत धारा प्रवाहित होगी जिससे हम यंत्रों को आसानी से चला सकते हैं। इसी तरीके से आप देखते होंगे शादी विवाह में जो जनरेटर यूज होते हैं सेम कंडीशन इसमें वही लागू होता है। ठीक है, तो आप इस चीज़ को समझ गए होंगे। सो फ्रेंड, मैं इस वीडियो को अब यहीं एंड करता हूँ। अगला जो है आपको मैं बताऊंगा सेल के बारे में। ठीक है, विभिन्न प्रकार के सेल जो हैं ये किस तरीके से, कितने प्रकार के सेल हैं और इनका किस तरीके से कार्य है। ठीक है, सो धन्यवाद फ्रेंड्स।